प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव। बच्चों, आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में। आप देख सकते हैं रिवाइज सिलेबस 2020-21। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में, आपकी किताब में कुछ न्यू टॉपिक ऐड किए गए हैं। आपकी जो सेकंड बुक है भारतीय राजनीति के ऊपर जो किताब है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, उस किताब के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अब इसका नाम चेंज हो गया है। अब इसका नाम हो गया है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, यानी कि लोकतांत्रिक पुनरुद्धार। और इसमें कुछ न्यू टॉपिक भी ऐड किए गए हैं। ये टॉपिक आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी न्यू टॉपिक में एक टॉपिक है डेमोक्रेटिक अपसर्जेज। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। डेमोक्रेटिक अपसर्जेज का मतलब होता है लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। आइए इसके बारे में देखते हैं। आप एक बार फिर से देख लें, रिवाइज सिलेबस है आपका, और चैप्टर नंबर जो है इसका नाम है अब न्यू चैप्टर का डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। और डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस में डेमोक्रेटिक अपसर्जेज की हम बात करेंगे। डेमोक्रेटिक अपसर्जेज यानी कि लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, पार्टिसिपेशन ऑफ द एडल्ट, बैकवर्ड एंड यूथ के बारे में हम बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान यानी कि डेमोक्रेटिक अपसर्ज का मतलब होता है डेमोक्रेटिक अपसर्ज। इसमें एक न्यू शब्द है आपके लिए, अपसर्ज। तो अपसर्ज का मतलब होता है हिंदी में अभ्युत्थान, और उसका सही अर्थ है किसी चीज़ में एकाएक या अचानक वृद्धि हो जाना, उसका फैल जाना, उसका बढ़ जाना। और सडन इंक्रीज इन समथिंग। आप समझ गए होंगे इसका मतलब। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का क्या अर्थ होगा। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का अर्थ होगा कि देश की लोकतांत्रिक राजनीति में तेजी से एवं अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी का बढ़ना। फिर से सुने, देश की लोकतांत्रिक राजनीति में अधिक से अधिक लोगों का एवं तेज गति से लोगों की भागीदारी का बढ़ना लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कहलाता है। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश के विद्वानों ने, भारतीय राजनीतिक विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद भारत में 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की बात करते हैं। कितने बात करते हैं बच्चों? 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की बात करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर देंगे फर्स्ट, डेमोक्रेटिक अपसर्ज। इसका मतलब क्या है, ये कब हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। तो 1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक के समय को प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का दौर कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में पहली बार भारत में जो चुनाव हुए, केंद्रीय सरकार के लिए लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में भारतीय मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी। जो हमारे मतदाता होते हैं, वोटर्स हैं, मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग बढ़ चढ़कर किया। देश के संसदीय व्यवस्था के अनुसार भारत में चुनाव का पहला प्रयोग आज़ादी के बाद आम चुनाव के लिए, जिसे 1952 का आम चुनाव कहते हैं, वह बिल्कुल सफल रहा। देश में आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाई गई। पंडित नेहरू ने देश में लोकतंत्र को लाने की बात की, और इसमें आलोचकों ने कई संदेह व्यक्त किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने भी संदेह व्यक्त किए। फिर भी भारत का ये पहला चुनाव बिल्कुल सफल रहा। इतना सफल रहा कि विदेशी जो पर्यवेक्षक थे वे बिल्कुल आश्चर्य हो गए। साथ ही कुछ मीडिया घराने थी जिन्होंने आलोचना किया था, पूर्व अनुमान लगाया था कि ये अच्छा नहीं हो पाएगा, इतिहास की सबसे बड़ी जुआ साबित हो जाएगी, या पंडित नेहरू अपने जीते जी देख लेंगे कि लोकतंत्र भारत में असफल हो गया, यह अशिक्षित और गरीब देश में संभव नहीं है। तो इस तरह की बातें गलत साबित हुई। यानी कि पश्चिमी देशों की जो मिथकें थीं वे थीं कि आधुनिकीकरण, जिस देश में आधुनिकीकरण है लोकतंत्र वहीं सफल हो सकता है, जहाँ शहरीकरण है वहीं सफल हो सकता है। खासकर जिस देश में शिक्षा ज़्यादा हो और वह देश अमीर हो, उन्हीं देशों में लोकतंत्र सफल हो सकता है। लेकिन 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए एक
मील का पत्थर साबित हुआ। भारत में जो लोकतंत्र सफल हुआ वह दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो गया। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीब और धन की कमी के बिना, यानी कि गरीब देश में और अशिक्षित देश में पॉसिबल नहीं है। इस तरह की बातें अब कोई दलील नहीं दे पाता। ठीक है बच्चों, और आगे की बात करते हैं। भारत में जो पहला चुनाव हुआ और उसके बाद भी 1952 के बाद भी जो चुनाव हुए, 1977 तक जो चुनाव हुए, इन चुनावों की सफलता भारत में प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का प्रमाण था। एक सर्टिफिकेट दे दिया कि भारत में लोकतंत्र सफल है। और इसकी सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो हमारे देश की जनता के ऊपर थी, हमारे मतदाताओं के ऊपर, क्योंकि उन मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का दौर कब से कब था। तो आप लिखेंगे 1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक। और इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो सबसे प्रमुख विशेषता मतदाताओं की भागीदारी, यानी कि राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता का मतलब होता है चुनाव में हिस्सा लेना, चाहे आप एज ए उम्मीदवार कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हों या अपने मत का प्रयोग कर रहे हों, तो इसको बोलते हैं राजनीतिक सहभागिता। तो प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का सबसे बड़ा विशेषता था मतदाताओं की भागीदारी, उनकी भागीदारी में वृद्धि। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, यानी कि दूसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के बारे में। यह आया है 1980 के दशक के दौरान। तो 1980 के दशक के दौरान भारतीय समाज के वीकर सेक्शंस, यानी कि पिछड़े वर्ग जैसे कि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़ी जातियाँ, इनमें राजनीतिक भागीदारी को लेकर देश के प्रसिद्ध चुनाव विश्लेषक एवं स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने इस समय को और इस घटना को सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज के रूप में व्याख्या की है। उनका कहना है कि 1980 के दशक में जो SC ST और OBC हैं, ये राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, इनका राजनीतिक भागीदारी बढ़ा और तेज़ी से बढ़ा। तो इस समय को उन्होंने सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का नाम दिया है, दूसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का समय बताया है। इन वर्गों की जो राजनीतिक भागीदारी थी, इसके चलते भारतीय राजनीति इन वर्गों के लिए अधिक उदार और सुलभ हो गई। आप इस बात को समझें, अधिक उदार और सुलभ बना दिया है। मतलब क्या कि भारतीय राजनीति में ये लोग अपना जगह बना पाए, भारतीय राजनीति इनके लिए एक्सेसिबल हो गई। तो अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज में जो वीकर सेक्शन हैं, इन्होंने भाग तो लिया बढ़ चढ़कर और राजनीति इनके लिए सुलभ भी हो गई। लेकिन जो इसमें दलित वर्ग थे, खासकर SC थे, उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया, कोई बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। जैसे कि ये बेरोजगार थे और अचानक से इनको रोजगार नहीं मिल गया, ये पहले गरीब थे और अचानक से अमीर नहीं बन गए। राजनीति में और समाज में जो बदलाव होते हैं वे धीरे धीरे होते हैं, उनमें समय लगता है। इसलिए सिर्फ इतना हुआ कि इनके स्वाभिमान में वृद्धि हो गई, सेल्फ रेस्पेक्ट में, आत्मसम्मान में वृद्धि इसलिए हो गई क्योंकि ये लोकतांत्रिक मंचों पर, राजनीतिक मंचों पर और उनके संगठनों के रूप में दिखने लगे। ठीक है, इसको फिर से सुन लें। खासकर SC वर्गों के जीवन में बड़ा बदलाव नहीं आया, बल्कि इनके स्वाभिमान में वृद्धि हुई। राजनीतिक मंचों पर इन वर्गों की बढ़ती भागीदारी से इनका आत्मसम्मान बढ़ा, और चूंकि इनका आत्मसम्मान बढ़ा तो इसलिए ये लोकतांत्रिक राजनीति में मजबूत भी हुए, सशक्त हो गए। और इसका अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि जब SC ST और OBC वर्गों ने अपनी राजनीतिक भागीदारी दिखाई और ये सशक्त हुए, तो भारत की राजनीति भी प्रभावित हुई और इससे देश का लोकतंत्र भी मजबूत हुआ। क्योंकि देश का लोकतंत्र ऐसे मजबूत हुआ कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है समाज के सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व होना और समाज के सभी वर्गों के लोगों के विचारों का सम्मान होना। यही तो लोकतंत्र है, जहाँ सबके विचारों का सम्मान होता है और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होती है। तो इससे क्या हुआ, लोकतंत्र मजबूत भी हुआ
और SC ST OBC वर्ग भी सशक्त हुए, राजनीति उनके लिए सुलभ हो गई। तो यह जो दौर था 1980 का दौर दूसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का समय है। ऐसा कौन कहते हैं? योगेंद्र यादव कहते हैं। योगेंद्र यादव कौन हैं? वे भारत के एक जाने माने चुनावी विश्लेषक हैं और हाल फिलहाल स्वराज इंडिया पार्टी के एक नेता हैं। पहले वे आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं। अगला बात करते हैं, इससे क्वेश्चन क्या बनता है? इससे क्वेश्चन बनता है कि दूसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का दौर कब आया? ये दौर आया है 1980 के दशक में, ठीक है। और स्वतंत्र भारत में दूसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की जो मुख्य विशेषता क्या है? ये विशेषता है, अब लिखेंगे कि समाज के पिछड़े वर्गों SC ST OBC का लोकतांत्रिक राजनीति में भागीदारी तेज गति से बढ़ा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1980 के दशक में जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उन्होंने अपने लिए राजनीतिक दलों का भी गठन किया। आप देख सकते हैं कि 1984 में मायावती जी की जो पार्टी है BSP, बहुजन समाज पार्टी का गठन भी हुआ है। यानी कि ये लोग देश की राजनीति को प्रभावित करने लगे हैं, इसीलिए इनको कहा गया है सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, ठीक है। अब जो बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप पहला और दूसरा भी समझे होंगे। तो आइए बात करते हैं थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज की। तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान भारत में 1990 के दशक के शुरू में जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का युग आरंभ होता है, तब से ही तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का आरंभ माना जाता है, ठीक है। लोकतंत्र में ये जो 3 नई नीतियाँ, यानी कि इनको हम LPG भी कह सकते हैं, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जब युग शुरू होता है, इन नई नीतियों की शुरुआत से ही समाज के सभी वर्ग प्रभावित हुए और सभी वर्गों के प्रभावित होने के साथ साथ राजनीति के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी इसने प्रभावित किया और इससे भारत की राजनीति कंपटीशन के दायरे में आ गई। यानी कि राजनीति में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया और यह घटना अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति को कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी की तरफ ले गई। यानी कि यह जो घटना है उदारीकरण की, यह घटना निजीकरण की और यह घटना वैश्वीकरण की, इस घटना से जो भारतीय समाज है, भारतीय अर्थव्यवस्था है और भारतीय राजनीति है, इन तीनों में कंपटीशन आया और एक प्रतिस्पर्धी बाजार समाज कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी की स्थापना हो जाती है। और इसी के साथ तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। इसमें आगे की जो बात है, अर्थव्यवस्था में निजीकरण को बढ़ावा मिला, क्योंकि जब उदारीकरण का दौर आता है, निजीकरण का दौर आता है, तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसमें निजीकरण को बढ़ावा मिला और देश की राजनीति प्रभावित हुई। भारतीय समाज में एक तरह से तीव्र प्रतियोगिता की संस्कृति की शुरुआत हो गई, जिसे हम प्रतिस्पर्धी बाजार समाज भी कहते हैं। तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान एक प्रतिस्पर्धी चुनावी बाजार का निर्माण करती है, प्रतिनिधित्व करता है, जो सर्वश्रेष्ठ के अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित नहीं है बल्कि योग्यतम के अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। आप इस लाइन को समझें, सर्वश्रेष्ठ के अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित नहीं है बल्कि योग्यतम के अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है 1990 के दशक से भारतीय राजनीति में उनका अस्तित्व संकट में है, जो स्वयं की विचारधारा एवं नीतियों को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, बल्कि चुनाव के प्रतियोगी बाजार में जो सबसे योग्य साबित होंगे उन्हीं का अस्तित्व कायम रह सकता है। मतलब यह है कि जो पार्टियां या जो लोग सिर्फ अपनी विचारधारा और नीतियों को सबसे अच्छा बताते हैं, वे टिके रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजनीति में उनका अस्तित्व बना रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, जबकि उनका अस्तित्व बना रहेगा जो सबसे योग्य साबित होंगे अपने कार्यों के आधार पे, ठीक है। तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के दौरान राजनीतिक दलों में विचारधारा की जगह कार्य पर जोर दिखाई देता है। आप इस लाइन को नोट करें, विचारधारा की जगह कार्य पर जोर दिखाई देता है। कब से? तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के दौरान, यानी कि 1990 के दशक के बाद से देखते हैं
कि अब राजनीतिक दल विचारधारा के स्थान पर अपने कार्य पर जोर देने लगे हैं। वर्तमान राजनीति में बने रहना एक चुनौती बन गई है। इसलिए 1990 के दशक के बाद हम देखते हैं कि विपरीत विचारधारा वाले, ऑपोजिट आइडियोलॉजी वाले राजनीतिक दल भी विभिन्न मुद्दों पर एक साथ आते हैं, और सिर्फ एक साथ आते नहीं बल्कि एक साथ मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकारों का निर्माण भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 1989 में, थोड़ा और पहले चलते हैं, 1990 से एक साल पहले, जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी उसमें लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों ने सरकार को समर्थन दे रहे थे। हाल फिलहाल आप महाराष्ट्र की राजनीति में देख सकते हैं, शिवसेना जो हिंदुत्व छवि वाली पार्टी है और कांग्रेस जो सेकुलर छवि की पार्टियां हैं, ये आपस में मिलकर सरकार चला रही हैं। क्योंकि अब समय आ गया है अपने अस्तित्व को बचाने को लेकर कि जो पार्टियां कार्य नहीं करेंगी, सिर्फ विचारधारा की बात करेंगी, उनका अस्तित्व नहीं हो सकता, नहीं रह सकता। ठीक है बच्चों। तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान भारत के चुनावी बाजार में 3 महत्वपूर्ण बदलावों को रेखांकित करता है। पेपर में यह क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में। आप देखें वो 3 बदलाव कौन से हैं। 3 बदलाव हैं। पहला है इसमें से राज्य से बाजार तक, फ्रॉम स्टेट टू मार्केट। दूसरा है सरकार से शासन तक, फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। तीसरा है राज्य नियंत्रक के रूप से फैसिलेटर के रूप में, यानी फ्रॉम स्टेट एज कंट्रोलर टू स्टेट एज फैसिलेटर। अब इनको हम विस्तृत चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है राज्य से बाजार तक, यानी 1990 के दशक के समय से जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया है, तो इस तीनों नीतियों ने, एलपीजी ने बाजार को काफ़ी प्रभावित किया है, और बाजार से संबंधित नीतियाँ भारतीय राजनीति को भी प्रभावित करती हैं। अब संपूर्ण राज्य एक बाजार का रूप लेने लगा है। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, सरकार से शासन तक। सरकार से शासन तक 1990 के दशक के पहले के मुकाबले अब सरकारों के आकार में कमी आई है। मतलब यह है कि पहले सरकार के जो मंत्री परिषद हैं उनमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब उनमें कमी आई है। अब ज़्यादा कार्य पर जोर दिया जाए। कार्य का मतलब यहाँ शासन से है ना। सरकारें जो हैं अब शासन पर, यानी कि कार्य पर अधिक जोर देने लगी हैं। अभी हमने बात की थी विचारधारा की जगह अब कार्य पर जोर दिया जाता है। अब सरकार क्या कर रही हैं, अपने आकार बढ़ाने की अपेक्षा अपने कार्यों पर जोर देने लगी हैं। आज देखेंगे कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास छोटे छोटे मंत्रालय भी होते हैं, और पहले था कि छोटे छोटे विभागों का अलग अलग मंत्री हुआ करते थे। इसको कहेंगे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि सरकार का आकार कम, सरकार कम और शासन ज़्यादा, यानी कि सरकार कम और काम ज़्यादा। इस अवधारणा पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, ये उन्हीं के शब्द में लिखा हुआ यहाँ, पहले मेरे कैबिनेट नोट को पूरे कैबिनेट में पहुँचने में 6 महीने का समय लगते थे, पर अब मात्र 15 दिन का समय लगता है। यही है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, यानी कि सरकार का आकार कम हुआ है और कार्य बढ़े हैं। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है सरकार नियंत्रक के रूप से फैसिलेटर के रूप में। फैसिलेटर का मतलब होता है सुविधादाता। ठीक है, किसी काम को आसान करना, सहज करता। 1990 के दशक से पहले उत्पादन, वितरण एवं सरकारी संपत्तियों पर राज्य यानी सरकार का नियंत्रण होता था। हमारा झुकाव समाजवाद की तरफ था। कार्यों में देरी होती थी। सरकारी कार्यालयों में लाल फीताशाही देखने को मिलती थी। मैंने फाइलों पर लाल पट्टी चढ़ा देना, लाल फीता लगा देना, उन्हें रख देना कि ये फाइल पेंडिंग में है या इसको बाद में देखा जाएगा। इसको लाल फीताशाही बोला गया। ठीक है बच्चों। लेकिन अब जो है सरकारें इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि निजी क्षेत्र आगे आए, प्राइवेटेशन बढ़े, यानी कि हमारा झुकाव जो अब प्राइवेटेशन की तरफ होने लगा है। आप देख सकते हैं कि सरकारें आए दिन बड़ी बड़ी कंपनियों को रेलवे प्लेटफॉर्म या देश की हवाई अड्डे वगैरह उनको सौंप रही हैं ताकि वे उनका कार्य देखें। ठीक है, तो निजीकरण की तरफ सरकार का ध्यान चला गया है। हमारा झुकाव निजीकरण की तरफ है। अब सरकार चाह रही है कि सिंगल विंडो की अवधारणा आए, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं या आपको ही कोई नए कार्य शुरू करने हैं, लोन लेने हैं, तो आप विभिन्न कार्यालयों के चक्कर में ना पड़ें, एक ही जगह से आपका काम हो सकता है। उसको सिंगल विंडो की धारणा बोलते हैं।
अब अवधारणा ऐसी हो गई है, रेड टेप, मैंने अभी कहा ना, लाल फीताशाही को बोलते हैं रेड टेप टू रेड कारपेट की अवधारणा कह सकते हैं। यानी कि सरकार पहले नियंत्रण में रखती थी सब चीज़ को अपने पास, अब सरकार एक सहजकर्ता सुविधादाता की तरह काम कर रही है ताकि निजी क्षेत्र के लोग आगे आएँ और कार्य करें। सरकार का झुकाव निजीकरण की तरफ हो गया है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। इसके अतिरिक्त हमारे ये जो तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान है, इसकी एक प्रमुख विशेषता है युवाओं की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ। तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के दौर में एलपीजी के कारण, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण युवाओं को अर्थव्यवस्था में भी, समाज में भी और राजनीति के क्षेत्र में भागीदारी का मौका मिला है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों में युवा नेता भी हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का दौर क्या है। तो आप लिख सकते हैं 1990 का दशक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन सकता है कि एलपीजी का विस्तार लिखें। आप लिख सकते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है बच्चों। और अगला क्वेश्चन बन सकता है कि तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की एक प्रमुख विशेषता क्या है, युवाओं की भागीदारी। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज इतना ही, कुछ नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। थैंक यू।